दिनों से डिमांड आपकी आ रही थी कि अंग्रेजी का एक वीडियो ज़रूर बना दीजिए और उसमें सब कुछ कवर कर दीजिए। तो हमने इस एक वीडियो में अंग्रेजी का पूरा कोर्स कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा सा हो सकता है मैंने डिटेल में बताया हो इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके एक एक डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ के बाद सबसे ज़्यादा बैक लगाने वाला सब्जेक्ट है, कि सबसे ज़्यादा तो मैथ में लगती है, लेकिन मैथ के बाद अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लगती है तो वो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आपने ये वीडियो देख लिया तो ये मान के चलिए कि अगर ध्यान से पूरा देख लेते तो 25 में 20 से 22 नंबर तो 100% आ ही जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईटीसी मतलब ये जो मेथड है ये एक लैंग्वेज सीखने का जरिया है, यानी को सीखने का। इट इज यूज्ड लैंग्वेज टीचर, ये जो है ये लैंग्वेज टीचर्स के द्वारा यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ ग्रामर ऑफ टारगेट लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न बाय यूजिंग दिस मेथड। यानी जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी हम जिसे सीखना चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं, की जो ग्रामर है इस मेथड के द्वारा हम आसानी से सीख सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामर मेथड यानी प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। यानी इस मेथड में जो प्राइमरी स्किल डेवलप की जाती है वो रीडिंग और राइटिंग है। लिटिल अटेंशन इज गिवन टू स्पीकिंग एंड पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है एंड ऑलमोस्ट नन टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, यानी जो उच्चारण होता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। और हम कह सकते हैं केवल इसमें ये स्किल डेवलप की जाती है कि रीडिंग और राइटिंग की। आगे क्या लिखा हुआ है, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड थ्रू अटेंशन टू सिमिलरिटीज बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपके टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज, यानी जो आपकी लैंग्वेज है और जो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनके बीच की जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन पर ध्यान देकर टारगेट लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा हुआ है, स्टूडेंट शुड बी कॉन्शियस ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। इस मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट को जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी जो फॉरेन लैंग्वेज है, यानी जो लैंग्वेज सीखना चाहता है स्टूडेंट, उसके ग्रामेटिकल रूल्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसके हिसाब से ज़्यादा सोचना होगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। अब अगर 2 नंबर का आएगा तो आप अगर इतना लिख देंगे तो 2 नंबर हंस के एग्जामिनर देगा, ठीक है, क्योंकि इतना आपकी कॉपी में लिखना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 नंबर में अगर आपने इतना भी लिख दिया तो हमें इतना मालूम है कि जो आपके एग्जामिनर होते हैं, कॉपी जांचते हैं, वो आसानी से आपको 2 नंबर दे देंगे। द डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड बिकम पॉपुलर बिकॉज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू यूज द टारगेट लैंग्वेज। मतलब टारगेट, ये जो डायरेक्ट मेथड है ये कब आया, ये तब आया जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था स्टूडेंट को टारगेट लैंग्वेज को सिखाने में। इट इज ऑल्सो ए लैंग्वेज लर्निंग मेथड
है, दिस मेथड हैज वन बेसिक रूल, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था कि हम अपनी भाषा से जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करके आसानी से सीख लेते थे, लेकिन यहां पर क्या है, डायरेक्ट मेथड में क्या है कि इसमें नो ट्रांसलेशन इज अलाउड, मतलब यहां पर आप कोई ट्रांसलेशन करके आप भाषा को नहीं सीख सकते। अगर कभी कभी देखो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, एक नंबर में आ जाता है, व्हाट इज द वन बेसिक रूल ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो आप वहां लिखेंगे द वन बेसिक रूल ऑफ डायरेक्ट मेथड इज नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड मीनिंग इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज। इस मेथड में क्या होता है कि टारगेट लैंग्वेज से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। द रीडिंग स्किल विल बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस विद स्पीकिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें रीडिंग स्किल को डेवलप्ड किया जाता है बोलने के अभ्यास से, यानी बोलने की प्रैक्टिस की जाती है और उससे रीडिंग की स्किल डेवलप होती है। इन दिस मेथड द नेटिव लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड इन द क्लासरूम, यानी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो आपकी अपनी भाषा है, उसका इस्तेमाल क्लासरूम में नहीं किया जाता है। इट इज डिजायरेबल दैट स्टूडेंट मेक्स ए डायरेक्ट एसोसिएशन, स्टूडेंट शुड लर्न टू थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज एज सून एज पॉसिबल। यानी यहां पर यह बताया जा रहा है कि डायरेक्ट मेथड में ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है जहां पर जो स्टूडेंट होता है वो अगर किसी से कम्युनिकेट करना चाहे, किसी से बात करना चाहे, तो वो डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में ही बात करे, और कुछ भी अपने दिमाग में थॉट लाने हैं तो वो भी टारगेट लैंग्वेज में ही थॉट लाए। देखो ऐसे क्या होता है, जैसे हम लोग यूपी के स्टूडेंट हैं तो क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी से बात करनी, मान लो अंग्रेजी में बात करनी है, तो उसको बताना है कि देखो राम स्कूल जाता है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन में एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, अपने दिमाग में उसी हिंदी वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं बहुत जल्दी, और फिर सामने वाले को डिलीवर करते हैं कि देखो राम गोज टू स्कूल। ठीक है, अगर हमें किसी को बताना है कि राम स्कूल जाता है और अंग्रेजी में बताना है, तो जल्दी से क्या करता है, मेरा दिमाग ये होता है कि हम जल्दी से इसको ट्रांसलेट कर दें और सामने वाले को बता दें। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें ट्रांसलेट नहीं करना होता है, इसमें फॉरेन लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, उनकी जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उनको समझ के डायरेक्ट आपको बोलना होता है। उसमें ये कन्वर्ट नहीं करना होता कि अपनी लोकल लैंग्वेज से कन्वर्ट करके हम अंग्रेजी की लैंग्वेज या जो भी फॉरेन लैंग्वेज उसको सीखना चाह रहे हैं उसमें कन्वर्ट करें। ट्रांसलेशन इज नॉट अलाउड, इसका वन बेसिक रूल है, ये आपको मालूम, मतलब ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है। और क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट शुड बी इनकरेज एज मच एज पॉसिबल इन टारगेट लैंग्वेज। यहां पर स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि आप टारगेट लैंग्वेज में ही बात करें। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब ये है कि आप डायरेक्ट सब कुछ करेंगे, जैसा कि नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है किसी भी चीज की बिना हेल्प लेते हुए आप डायरेक्ट फॉरेन लैंग्वेज में बात करेंगे, और इसकी स्किल भी डेवलप की जाती है बोलने से, और क्लासरूम के जो प्ले होते हैं उनके द्वारा डायरेक्ट मेथड में टीचिंग की जाती है। आगे देखते हैं द स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखो हम इतना इतना समझा दे रहे हैं आपको कि आपको आसानी से, अगर ये 2 नंबर में भी आ जाता तो आपको आसानी से पूरा 2 नंबर मिलेगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, दिस अप्रोच मीन्स दैट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सर्टेन ऑर्डर दैट गिव्स सम मीनिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल से मतलब ही यही है कि ऐसे वर्ड्स का स्ट्रक्चर जिनका कुछ न कुछ मीनिंग हो। मतलब यहां लिखा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर, मतलब एक सर्टेन ऑर्डर में वर्ड्स का अरेंजमेंट होना चाहिए जो कुछ मीनिंग देते हो। दिस अप्रोच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड गिव्स डिफरेंट मीनिंग। मतलब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वहां पर क्या होता है कि जैसे कुछ वर्ड हैं, ठीक है, तो उन वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके मीनिंग पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम कुछ भी लिख दें, जैसे राम इज ईटिंग फूड, ये हमने लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है कि राम खाना खा रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, राम इज ईटिंग फूड। अब इसी जगह हम कहते हैं कि इज राम ईटिंग फूड, अब इज को हमने पहले लगा दिया तो देखिए पूरा मतलब ही बदल गया। राम इज ईटिंग फूड का मतलब है कि राम खाना खा रहा है, अब बोल दे इज राम ईटिंग फूड, इसका क्या मतलब है, क्या राम खाना खा रहा है, मतलब पूरा सेंटेंस का मतलब ही बदल गया केवल एक स्ट्रक्चर, वर्ड के स्ट्रक्चर को चेंज करने से। तो यहां पर यही बताया गया है, अप्रोच contains different types of structure and gives different meaning।
ठीक है। इन दिस वी यूज लर्निंग स्किल्स LSRW इस लर्निंग स्किल्स के नाम लिखो। ठीक है, तो वो 4 लर्निंग स्किल होती है, और अगर कहें उसका जो क्रम होता है, उसका जो ऑर्डर होता है, वो यही आता है। फिर आगे देखो, इन दिस अप्रोच टीचर यूज्ड वर्ड ऑफ रियल लाइफ टू कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट। होता है वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता है, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता है, बच्चों के साथ बात करता है उनकी लोकल लैंग्वेज के वर्डों के साथ। मतलब लोकल लैंग्वेज के, जैसे हम रोज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो वर्ड यूज करते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए टारगेट लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करता है। दिस अप्रोच रिक्वायर्स मोटिवेटेड एंड हाईली क्वालिफाइड टीचर। इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर कोई पूछे कि इसका मतलब दोष क्या है, तो इसका दोष ये है कि इसमें हाईली क्वालिफाइड और मोटिवेटेड टीचर चाहिए होते हैं। मतलब नॉर्मल टीचर इसको पढ़ा नहीं सकता। दिस अप्रोच इज ए नॉन मेथडिकल सिस्टम दैट डज नॉट यूज ए टेक्स्ट बुक सीरीज टू टीच लैंग्वेज बट फोकस ओरल स्किल एंड प्रैक्टिस। मतलब ये जो अप्रोच है ये नॉन मेथोडिकल है। क्या मतलब है इसका, कि इसमें किसी मेथड का यूज नहीं किया जाता, कि किसी मेथड को यूज करके आप पढ़ाओ। जैसे आपने गणित में देखा होगा, कोई मेथड पूरा उसको पैटर्न को फॉलो करते हैं तब जाके पढ़ाते हैं, लेकिन इस क्लास में क्या होता है, इसमें कोई मेथड का फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें किसी देखो टेक्स्ट बुक सीरीज को नहीं फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ओरल स्किल और प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट एम्फेसिस लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रामर पर कम ध्यान दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि ग्रामर का इस्तेमाल कम किया जाता है। इट डेवलप्स ऑल फोर स्किल्स। ये जो है ये सभी स्किल्स को डेवलप करता है। 4 स्किल होती है, अभी मैंने बताया था LSRW। इन चारों स्किल को ये डेवलप करने का प्रयास करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच के एडवांटेजेस लिख लीजिए। इट इंक्रीजेस ऑफ फ्लुएंसी इन द टारगेट लैंग्वेज। यानी जो टारगेट लैंग्वेज है उसको बोलने में हमें प्रवाह प्रदान करता है, यानी हम बहुत तेजी से मतलब फ्लुएंटली बोल सकते हैं। जैसे हम लोग, जैसे मैं हिंदी में आपको लगातार समझा पा रहा हूँ, इसी तरह अगर इसका एडवांटेजेस है कि ये जो इसकी फ्लुएंसी है वो इंक्रीज कर देता है। जो आप टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं उसकी फ्लुएंसी को इंक्रीज कर देता है। देखो मैं हिंदी में इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपनी परीक्षा की कॉपी में अंग्रेजी में लिख सके। क्योंकि हमें मालूम है यूपी के बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो हिंदी को आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए। दूसरा इसका पॉइंट है, दिस इनेबल द लर्नर्स टू बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन इंटरेक्शन विद अदर पीपल एंड दे आल्सो एंजॉय टॉकिंग मोर। यानी ये बता रहे हैं दिस, ये जो अप्रोच है ये इनेबल्स करती है लर्नर्स को, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब दूसरों लोगों के साथ टारगेट लैंग्वेज में बात करते हैं। मतलब अगर आपने इसके अंतर्गत सीखा है, लर्निंग सीखी है, लर्निंग की है, तो जो आप इस भाषा में, जिस भाषा को आप सीख रहे हैं उसी भाषा में आसानी से सामने वाले से बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसका है, दिस अप्रोच ऑल्सो लीड्स टू गेन इन द एरियाज ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस थ्रू कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से आप इसके ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, यानी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखो इसकी क्लासरूम एक्टिविटीज कैसी होती है। मतलब अगर जो आपकी क्लास चलती है कम्युनिकेटिव अप्रोच की, उसमें क्या क्या होता है, क्लासरूम एक्टिविटीज यूज्ड इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। यानी इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में होती हैं। इंक्लूड द फॉलोइंग, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो कम्युनिकेटिव अप्रोच की क्लासरूम में होती है। रोल प्ले, इंटरव्यूज, इंफॉर्मेटिव गैप्स, गेम्स, लैंग्वेज एक्सचेंजेस, सर्वेज, पेयर होल, लर्निंग बाय टीचिंग। तो ये आपके सामने क्लासरूम की एक्टिविटीज हैं। क्लियर हो गई बात। देखो कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में पूछ लेंगे कि व्हाट इज द क्लासरूम एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो आपको ये 8 दिए हैं, आप
आठों लिख दो, या फिर चार लिख दो तो चार के बारे में कुछ लिख दो। ठीक है, ये चीज समझो। चलो आगे देखते हैं। अब बात करें स्किल्स, किसी चीज को सीखने के लिए क्या स्किल होती हैं, और स्किल के भी दो पार्ट हैं। यहां पर देखो, स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो यहां पर स्किल कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं, प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव में कौन कौन आता है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। और रिसेप्टिव में क्या आता है? रीडिंग और लिसनिंग। देखो इसको याद करने का भी तरीका समझ लो। ये है पी एस डब्ल्यू, ये याद कर लो। और एक याद कर लो, RRL। याद हो गया। अब कभी कभी हम लोग को कंफ्यूजन हो जाती है कि प्रोडक्टिव में कौन सा डालें, रिसेप्टिव में कौन सा डालें, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। PSW एक ही याद कर लो आप, फिर बाकी जो दो बचे उनको दूसरे वाले में डाल दो। ये चीज तो समझ में आ गई। PSW आपने याद कर लिया, यानी P से प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव के अंदर क्या क्या आता है? स्पीकिंग आता है और राइटिंग आता है। अब ये दो हो गए, अब बचा दो और बचे, तो उनको दूसरे वाले में डाल दो, रिसेप्टिव वाले में डाल दो, खत्म बात। एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 की बात करें, ग्रामर की। ग्रामर को समझो। यहां पर इसका पहला टॉपिक है सेंटेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की बात करें, इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब एंड इट हैज ओनली वन क्लॉज विच इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो गई बात? मतलब सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक ही क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं है। जैसे यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, मोहन गोज टू मार्केट। मोहन गोज टू मार्केट, ये मोहन मार्केट जा रहा है। अब इसमें किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं, मतलब इसके साथ ये नहीं कि फिर हम इसमें कुछ और ऐड करें तभी ये सेंटेंस पूरा होगा। तो यहां पर ये कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। अब अगर हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, इट हैज 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड टुगेदर विद 1 और मोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? इसमें दो क्लॉज होते हैं और दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, यानी दोनों को किसी की जरूरत नहीं होती। होंगे दो, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं होगी, और वो दोनों जुड़े किससे होंगे? किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ आई अराइव्ड स्कूल, मैं स्कूल गया, खत्म बात। एक सेंटेंस ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस है एग्जामिनेशन बिगिन एट 8:30 AM। इसमें क्या है कि जो एग्जाम है वो 8:30 पे शुरू हो गया। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन ये जुड़े किससे हैं? कंजक्शन से जुड़े हैं। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। देखो ध्यान से समझते रहे ना, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट हैज वन सब ऑर्डिनेट क्लास और मोर देन वन सब ऑर्डिनेट क्लास एंड वन और मोर प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे। एक तो क्या होगा? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होगा, यानी एक सेंटेंस के बिना दूसरा सेंटेंस अधूरा अधूरा सा लगेगा। देखो जैसे यहां पर है, माई फादर लाव्ड वेन आई टोल्ड ए जोक। अब यहां पर अगर केवल इसको ले लें, माई फादर लाव्ड, माई फादर लाफ्ड, अरे भैया क्यों लाफ्ड? बताओ क्यों लाफ्ड? मतलब इसका कोई रीजन तो होगा कि पिताजी हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? उसका रीजन आगे दिया हुआ है, वेन आई टोल्ड ए जोक, जब मैंने उनको एक जोक सुनाया। तो ये तो हो गया दूसरा। यहां पर ये है क्लॉज, एक ये क्लॉज है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कहें कि व्हेन आई टोल्ड ए जोक, इसका क्या मतलब है? कि जब मैंने एक जोक बताया, तो किसको बताया, क्या उसका रिजल्ट हुआ? तो दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे देखते हैं। वर्ड यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल एंड वुड आर यूज टू रिक्वेस्ट। किसी से रिक्वेस्ट करनी है, कुछ मांगना है, तो क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं वो यहां पर देखिए। क्या लिखा हुआ है? कैन is used to make a simple request in an informal manner। मतलब
एक तो फॉर्मल मैनर होता है, एक होता है इनफॉर्मल मैनर। मतलब फॉर्मल मैनर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कहीं पे क्लासरूम है, कहीं कोई ऑफिस है, तो वहां पर एक हम औपचारिकता निभाते हैं कि हाँ देखो भाई मैं अच्छे मैनर में आया हूं। और इनफॉर्मल मैनर क्या होता है, इनफॉर्मल मैनर जैसे हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, या हम कह सकते हैं कि घर में इस्तेमाल करते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो गया इनफॉर्मल मैनर। अगर हम कुछ मैनर दिखा रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, तो वो इनफॉर्मल मैनर, मतलब अगर वहां औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका ये मतलब है। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अगर कैन की बात करें, इनफॉर्मल मैनर की बात करें, तो कैन आई ईट विद यू, ये हो गया इनफॉर्मल मैनर। यहां पर कैन का इस्तेमाल करेंगे। कुड इज ऑल्सो यूज फॉर रिक्वेस्ट बट इट इज मोर पोलाइट देन कैन, यानी हमें जहां पर ज्यादा पोलाइट होना है, जैसे हमें कहीं ज्यादा आराम से शांतिपूर्वक बात करनी है, रिक्वेस्ट करना है, तो वहां पर क्या हम यूज करते हैं, वहां पर कुड को यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे कैन का इस्तेमाल किया, कैन आई ईट विद यू। और अगर हम इससे ज्यादा पोलाइट शांतिपूर्वक बात करें किसी से, तो कुड आई शो शी द स्कूल, मतलब क्या मैं स्कूल देख सकता हूं। तो ये चीज दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखो, मे एंड माइट यूज्ड एज वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल जैसे मैंने बताया, जैसे कहीं कहीं औपचारिकता आपको दिखाने की कि नहीं मुझे यहां पर मैनर से रहना है, मतलब जरूरी है, औपचारिकता यहां करनी है, तो वहां पर मे और माइट का यूज होता है। जैसे मे आई नो योर नेम प्लीज, जैसे किसी से नाम पूछ रहे हैं, तो वहां पर औपचारिकता आपको दिखानी पड़ेगी। मतलब आप जैसे सामने वाले को जानते नहीं है, तो आप उससे मतलब यार दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे एक औपचारिकता निभाते हुए बात की जाती है, तो वहां पर मे का इस्तेमाल होता है। जिससे यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा, जैसे ऑफिस में यूज करते हैं या क्लासरूम में यूज करते हैं, मे आई कम इन द क्लास, तो वहां पर मे का इस्तेमाल करते हैं। यानी जहां पर फॉर्मल, जहां पर हम औपचारिकता निभाते हैं, वहां पर मे का और माइट का इस्तेमाल करते हैं। माइट आई नो इफ द रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड। आगे देखो, विल और वुड का, विल और वुड कहां कहां इस्तेमाल होता है, कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर एक्शन इन द इमीडिएट और डिस्टेंट फ्यूचर। यहां पर विल और वुड का इस्तेमाल होता है कि तुरंत या भविष्य में होने वाले एक्शन के बारे में। जैसे हम किसी से कोई काम करने को बोल दें, एक्शन लिया जा रहा है उसमें, तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर विल या वुड का इस्तेमाल होगा। जैसे यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, विल वुड यू ओपन द डोर, या तो एक चीज इस्तेमाल करते हैं, या तो विल इस्तेमाल कर लो या तो वुड इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो वुड यू ओपन द डोर प्लीज, यहां पर कोई एक्शन करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वुड का इस्तेमाल होगा। तो ये चीज समझ गए। चलो आगे देखो, मोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहां पर सेंटेंस के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी। अफर्मेटिव का एग्जांपल है, जैसे एकदम सिंपल सा है, सिंपल या अफर्मेटिव बात एक ही है, ही इज ए गुड प्लेयर, साधारण सा क्वेश्चन है, कुछ भी विशेष नहीं है, वो अच्छा खिलाड़ी है, बस खत्म बात। अब निगेटिव, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, ही इज नॉट ए गुड प्लेयर, वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो ये हो गया नकारात्मक। अब अगर इसी जगह इंट्रोगेटिव को देखें, इंट्रोगेटिव क्या होता है, जैसे प्रश्नवाचक होता है जो, तो प्रश्नवाचक क्या हो गया, इज ही ए गुड प्लेयर। तो यहां पर समझ के बात को, ही इज ही ए गुड प्लेयर, क्या वो अच्छा खिलाड़ी। देखो इन तीन सेंटेंस में ही आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच याद आ रहा होगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच यहां पर देखिए, वर्ड वही है, केवल उनका स्ट्रक्चर चेंज किया गया, तो सभी का मतलब बदल रहा है। और क्या है यहां पर, इंपरेटिव, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। एक्सक्लेमेटरी में क्या है, हाउ कोल्ड इट इज, यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है, तो वहां पर हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आगे टेंसेस की, टेंस तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब है भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब है भविष्य काल। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। चलो, अब इन तीनों टेंसेस के चार पार्ट्स होते हैं या चार फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन से, जैसे इन को हम कहते हैं सिंपल टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि इसमें सदैव आईएनजी फॉर्म लगेगा, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि वो जिस काम के बारे में बोला जाएगा
वो काम वर्तमान में चल रहा होता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो ये हो गया मतलब अब राम जा रहा है, इस समय वो जा रहा है स्कूल, मतलब वो वर्तमान में काम हो रहा है। चलो एक एक देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एकदम सिंपल सा सेंटेंस होता है और उसमें एस या ई एस लगाकर वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर ही के साथ ई एस का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, इसमें कोई सेंटेंस दे देंगे या तो ये बोलेंगे इसको पहचानो ये कौन टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये सब चीज़ें पहचानने को बोल देंगे। या तो कोई एक सिंपल सा सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब आप ये सब कर पाएंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सिंपल सा होता है, इसमें एस या ई एस लगाकर वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें मैंने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे राम या ही, शी, इन सबको इज के साथ यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राम इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तीन चीजें होती हैं, तीन हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर, ये तीन चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। तो तीनों चीजें कहाँ कहाँ, देखो जो सिंगुलर होता है, ही, शी, इट होता है, कोई नाम होता है, इन सभी के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर हो गई बात। और यू, वी, दे, इनके साथ आर का इस्तेमाल होता है। यू आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। क्लियर हो गई बात। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें। वी और आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। वी, आई हैव गॉन टू स्कूल, यहां पर क्या होता है, इनके साथ हैव का इस्तेमाल होता है और बाकी के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। यानी जितने भी सिंगुलर हैं उन सभी के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको थर्ड फॉर्म भी याद होनी चाहिए कि गो की क्या होती है, गो की होती है गॉन। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज समझ गए, हैव का कहाँ इस्तेमाल करना है और हैज का कहाँ इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट जितने भी होंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। केवल आपका चेंज कहाँ होगा, प्रेजेंट में हैव और हैज आता है, पास्ट में क्या आता है, पास्ट में हैड आता है, और फ्यूचर में विल हैव आता है। क्लियर हो गई बात। विल हैव, शैल हैव, ये चीज आप समझ गए। अब बात कर लें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। मतलब एक तो प्रेजेंट, क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है कि उसमें हैज या हैव लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज के साथ या हैव के साथ बी आईएनजी फॉर्म लगा होगा। ये चीज क्लियर। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही ये होता है कि कोई काम पहले से चल रहा है और अभी, यहाँ पर हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। ठीक। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, यहां पर देखो जब कोई काम पहले से चल रहा होता है तो वहां पर उसकी ड्यूरेशन देनी पड़ती है कि ये कल से चल रहा है, या ये 2 घंटे से चल रहा है, या ये 1 साल से चल रहा है। तो वहां पर एक चीज ध्यान दो, जैसे लिख दे सिंस यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे के साथ क्या लगेगा, सिंस। पर सिंस इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पर फॉर होगा। फॉर 2 years, इट हैज बिन रेनिंग फॉर 2 days, तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा। ये भी दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लीजिए कि अगर कुछ अंक दे दे, यानी 2 days, 2 hours, तो वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, फॉर। सब कुछ समझते चलिए, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके समझ में आ गया तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट भी एक तरीके से सिंपल पास्ट होता है कि कोई काम हो चुका है। जैसे ही वेंट टू स्कूल। क्लियर हो गई बात। यहां पर क्या होता है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे गो होता है
सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट में। आगे देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि कोई काम चल रहा है, वहां पर आईएनजी फॉर्म लगेगी। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब दो यूज होती है, या तो वाज यूज होगी या तो वर यूज होगी। तो वाज किसके किसके साथ यूज होती है, वाज यूज होती है सिंगुलर के साथ, आई, ही, शी, ये हो गए सिंगुलर या कोई नाम हो गया। और वर किसके साथ यूज होगा, वी यानी हम, दे यानी वे, मतलब जहां ज्यादा लोग की बात आएगी वहां पर वर का इस्तेमाल होगा। तो ये चीज समझ के देखो, कॉन्टिन्यूअस है तो आंख बंद करके समझ जाओ कि आईएनजी फॉर्म लगेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज और वर लगेगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही है कि थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में क्या था, हैज लगता था, और पास्ट में क्या लगता है, हैड। वहां पर क्या था, हैज और हैव लगता था प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ हैड लगेगा, चाहे वो आई हो, वी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ हैड लगता है। क्लियर। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी होगा। अच्छा, पास्ट परफेक्ट में था, हैड था, अब पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन लगा दिया। ठीक है, ये चीज समझ गए। देखो अगर अलग चीज है तो कुछ ना कुछ अलग भी होगा, तो उसी तरह यहां पर हैड के साथ बीन लगा दिया। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे उन सभी में बीन और आईएनजी फॉर्म जरूर होगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखो फ्यूचर इंडेफिनिट को ध्यान से देखो, इसमें विल और शैल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होगा, जैसे मान लो कोई सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ विल गो टू स्कूल लगता है, और जैसे आई वी है तो इसके साथ सेल का इस्तेमाल होता है। बस यही दो ऐसे हैं, आई और वी, इनके साथ सेल का इस्तेमाल होता है, और आई वी के अलावा जितने भी हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गई बात। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहां पर आईएनजी फॉर्म लगेगी और विल के साथ विल बी लगेगा, ये याद रखेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी और यहां पर विल बी या फिर सेल बी का इस्तेमाल होगा। जैसे आई वी है तो सेल बी लगेगा, अगर आई वी के अलावा कुछ भी है तो विल बी लगेगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मैं बता चुका हूं, और इसके बाद विल हैव या शैल हैव। शैल हैव किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ, और आई और वी के अलावा जितने भी बचे उन सभी के साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी फॉर्म, और विल हैव अभी तक हम परफेक्ट में इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसके साथ बीन भी लग जाएगा। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। ये सब चीजें आपको अगर नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा देखिए, 100% आपके समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर चलते हैं आगे प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन की बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड टू लिंक ए नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। यानी जो प्रीपोजिशन होता है वो दो नाउन, प्रोनाउन या सेंटेंस या फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। इट डिनोट्स द रिलेशन ऑफ द पर्सन और थिंग विथ समथिंग एल्स। ये किसी पर्सन या किसी चीज के साथ रिलेशन शो करता है। जैसे दिस द फूड इज ऑन द टेबल, ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन, फूड कहाँ है, टेबल, यानी फूड और टेबल का रिलेशन शो कर रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया ऑन प्रीपोजिशन। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, ये आई और चॉकलेट के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अब इसके वो होते हैं काइंड्स, कौन कौन से काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल कौन से होते हैं, दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन, दे इंक्लूड एट, बाय, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, ये सब क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन, ये कॉमनली यूज्ड होते हैं। और कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, दीज आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग ए प्रीपोजिशन टू ए नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। These include about, above, across, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, beneath, beside। ये सब क्या है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है।
अब यहाँ पर इस्तेमाल कैसे कैसे होता है वो आप देख लीजिए, फटाफट खत्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एट, एट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? जैसे कोई प्रिसाइज टाइम है, कोई स्पेशल टाइम है, जैसे एट 3 o'clock, एट नून, एट बेड टाइम। देखो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हु बहू आपकी परीक्षा में कोई ना कोई ऐसा ही मिल जाएगा, तो वहां पर आप बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। और देखो जैसे एग्जाम्पल का दैट शॉप क्लोज एट मिडनाइट, यानी कोई स्पेशल टाइम है उसके पहले हम एट लगाते हैं। और फॉर ए पॉइंट, अगर कहीं पॉइंट को इंडिकेट करना, जैसे एट द कॉर्नर, एट द डोर, एट द एंट्रेंस, ये सब क्या है? ये कोई स्पेशल पॉइंट है। द शॉप इज एट द एंड ऑफ लेन। और देखो स्मॉल प्लेस और टाउन के लिए भी एट का इस्तेमाल होता है। ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, कोई छोटा प्लेस है। अब आप कहेंगे अलवर छोटा प्लेस तो है नहीं, बड़ा प्लेस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसी के साथ लगा है राजस्थान, तो राजस्थान का ये छोटा प्लेस है। क्लियर हो गई बात? आगे देखो इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? फॉर मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड, जैसे इन में, इन समर, इन 1990, इन द आइस एज। एग्जाम्पल इसका देख लो, दे शुड बी ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी। कोई टाइम के लिए यहां पर इन का इस्तेमाल होता है। फॉर एन इनक्लोज्ड स्पेस, किसी स्पेस कहीं जगह है वहां पर क्या इन का इस्तेमाल होगा? इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन ए बिल्डिंग, डू यू वर्क इन ए कंपनी। आगे देखो किसी बड़े स्थान, टाउन, सिटी, कंट्री के लिए, देखो छोटे टाउन सिटी के लिए क्या हम इस्तेमाल करते थे? एट। बड़े के लिए क्या कर सकेंगे? ए टेम्पल इज सिचुएटेड इन एट मदुरै इन तमिलनाडु। क्लियर हो गई बात? यहां पर तमिलनाडु बड़ा है इसलिए इसके साथ इन लगाया जा रहा है, और मदुरै तमिलनाडु के सामने छोटा है तो वहां पर एट लगाया जा रहा है। जहां पर दो चीजें, एक बड़ी एक छोटी इस्तेमाल होती है, तो वहां पर बड़े के साथ इन लगाएंगे, छोटे के साथ एट लगाएंगे। ऑन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? ऑन का इस्तेमाल होता है डेज एंड डेट के लिए। देखो सेंचुरी के लिए, ईयर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? इनका। अब डेज और डेट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑन का। तो ऑन संडे, ऑन 25 जनवरी, ऑन क्रिसमस डे, वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो यहां पर किसी डे की बात करेंगे, डेट की बात करेंगे तो ऑन लगेगा। फॉर ए सरफेस, ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन ए पेज, किसी सरफेस की बात करेंगे तो वहां पर भी ऑन का इस्तेमाल होगा। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। ठीक है। ऑन का ये भी मतलब होता है कि जैसे कोई चीज किसी पर रखी है और वो उसको टच कर रही है, तो वहां पर ऑन का इस्तेमाल होगा। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर रखी यानी उसको टच कर रही, तो वो ऑन का इस्तेमाल होगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एग्जिस्टिंग पोजीशन एंड मूवमेंट। स्नो फेल ऑन द हिल। क्लियर हो गई बात? टू का इस्तेमाल कहाँ का करते हैं? डायरेक्शन के लिए होता है। टर्न टू द राइट किसी डेस्टिनेशन के लिए करते हैं। आई एम गोइंग टू जयपुर इन फॉर्म ऑफ अंटिल द गेस्ट लेक्चर इज मंडे टू फ्राइडे, यानी किसी दो चीजों के बीच में तुलना करनी, तो वहां पर भी टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर कंपेरिजन दे प्रिफर हॉकी टू सॉकर। तो यहां पर एक चीज समझ लिए, प्रिफर के साथ सदैव टू का इस्तेमाल होता है। ये फ्रेज है, एक तरीके से कह सकते हैं, प्रेफर के साथ सदैव टू का इस्तेमाल होता है। फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज होता है? फ्रॉम इज नॉर्मली यूज्ड विद टू और टिल, अंटिल। द गेस्ट लेक्चर इज फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। लास्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट ईयर। फ्रॉम कैन बी यूज्ड फॉर प्लेस, प्लेस के लिए भी फ्रॉम का यूज होता है, जैसे ही इज फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से है। सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? अभी मैंने आपको बताया था सिंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सिंस का इस्तेमाल वहां होता है जैसे 9 o'clock, किसी टाइम को दे दिया, सिंस 2002, यानी इतने दिन से या इतने बजे से काम हो रहा है, तो यहां पर सिंस का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर लिया गया फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है? फॉर इज ऑल्सो यूज इन परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस विद द पीरियड ऑफ टाइम। देखो मैंने बताया था जहां पर अंकों की बात आ जाए, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे की बात हो रही थी, यहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा। फॉर 13 years, 13 साल की बात हो रही थी, यहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा। बाय का इस्तेमाल कहां होता है? बाय इज यूज टू एक्सप्रेस द डेडलाइन,
यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय दिस इवनिंग। यहाँ पर अगर कोई डेडलाइन की बात हो, डेडलाइन का मतलब है कि कोई समय दे दिया गया आपको, उस समय के अंदर आपको काम करना है। तो यहाँ पर लिखा है बाय दिस इवनिंग। बाय इज यूज्ड फॉर एजेंट। द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश विद ए पेंसिल। बाय इज यूज्ड विद ऑल काइंड ऑफ व्हीकल। व्हीकल के साथ बाय का इस्तेमाल होता है, जैसे आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय बस। इनटू का कहाँ कहाँ यूज होता है? When the things are going inside from outside, कोई चीज बाहर से अंदर की ओर जाती है तो वहां पर into का इस्तेमाल, जैसे बॉय जम्प्ड into the river। बॉय जो है वो बाहर से नदी में छलांग लगा रहा है, तो यहाँ पर बाहर से अंदर जा रहा है तो यहाँ पर into का इस्तेमाल किया गया। सारा इज कीपिंग हर मोबाइल into the बैग। बाहर से कोई चीज अंदर जा रही है, यानी बैग के अंदर मोबाइल जा रहा है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया into। अपॉन का इस्तेमाल कहाँ का करते हैं? टू शो द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ कीपिंग ए थिंग ऑन ए सरफेस। ए डॉग जम्प्ड अपॉन मी। सानू वॉज कीपिंग अपॉन द टेबल व्हेन आई सॉ हर। मतलब यहाँ पर ऐसा होता है, कोई एक्शन हो रहा होता है, मतलब वो काम हो रहा होता है। जब मैंने उसको देखा तो सानू बोतल टेबल पर रख रहा था। ए डॉग जम्प्ड अपॉन मी। एक कुत्ता मेरे ऊपर कूदा। आगे क्या लिखा? ओवर। ओवर का क्या मतलब है? व्हेन थिंग इज एग्जैक्टली अपवर्ड सम अदर, यानी कोई चीज किसी के ऊपर हो लेकिन वो उसको टच ना कर रही हो, तो वहां पर ओवर का इस्तेमाल होता है। जैसे रिवर, जो ब्रिज होगा वो रिवर को छूता नहीं है, तो वहां पर ओवर का इस्तेमाल होता है। देयर इज ए लाइट हैंगिंग ओवर द, कोई लाइट है वो टेबल के ऊपर लटक रही है लेकिन टेबल पर टच नहीं कर रही। अगर टच करती तो ऑन का इस्तेमाल होता, टच नहीं कर रही है तो वहां पर ओवर का इस्तेमाल होगा। जैसे सीलिंग फैन होता है, फैन इज ओवर माई हेड, तो ये क्या मतलब है? फैन above, when something is higher level than some other thing, her level of intelligence is above all, we were flying above the clouds। मतलब बहुत ज्यादा हायर लेवल के लिए above का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखो अंडर कहाँ कहाँ यूज होता है? when something is exactly below some other thing and the two things are not touching each other, the man sat under the tree। यानी ओवर और अंडर की बात लगभग होती है, खाली सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए अंडर और ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैन की बात करेंगे ट्री के रिगार्डिंग, तो मैन सेट अंडर द ट्री। अब अगर ट्री की बात करेंगे मैन के रिगार्डिंग तो क्या करेंगे? अब यही तो बोलेंगे जो ट्री की पत्तियां हैं वो मनुष्य के ऊपर है, यानी जो मनुष्य बैठा है उसके ऊपर है, तो यहाँ पर दोनों की रिगार्डिंग अलग अलग बात होगी। द पेन इज ए पेन इज लाइंग अंडर योर चेयर। बीनीथ की कहाँ कहाँ बात करते हैं? व्हेन ए थिंग इज अंडर सम अदर थिंग एंड इट इज टचिंग इट्स सरफेस, देयर आर मेनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ। यानी उसको टच भी करती हो और उसके नीचे हो, तो वहां पर क्या होगा? बीनीथ का इस्तेमाल होगा। आई फाउंड प्लेजर इन सिटिंग बीनीथ द ट्रीज। बिलो का इस्तेमाल कहाँ होगा? व्हेन समथिंग इज एट लोअर लेवल देन सम अदर थिंग। देयर ऑफिस इज लोकेटेड बिलो आवर ऑफिस। ए रिवर इज फ्लोइंग बिलो द माउंटेन इन दैट पिक्चर। टूवर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ होगा? टूवर्ड्स इज यूज टू रिफर ए डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए टूवर्ड्स का यूज किया जाता है। बांग्लादेश इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया। जो बांग्लादेश है वो इंडिया के पूर्व में है। अक्रॉस का इस्तेमाल कहाँ हो जाता है? अक्रॉस डिनोट्स एक्सपेंशन। देयर बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। बिहाइंड का इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज यूज टू डिनोट टूवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग। वी डोंट नो व्हाट देयर इज बिहाइंड द डोर। आगे देखो इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, एट द फेस ऑफ समथिंग। ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल। इन फ्रंट का क्या मतलब है? सामने, उसने होटल के सामने गाड़ी को पार्क कर दिया। बिटवीन का क्या अर्थ होता है? बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन। बिटवीन दो पर्सन या दो थिंग के बीच में इस्तेमाल होता है। चिंटू इज सिटिंग बिटवीन विभूति एंड पुष्कर। जो चिंटू है वो विभूति एंड पुष्कर के बीच में बैठा है। एमंग का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां पर दो से ज्यादा पर्सन या थिंग हो। जैसे सानिया इज द टॉलेस्ट एमंग ऑल गर्ल्स। यहाँ पर ढेर सारी गर्ल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर एमंग का इस्तेमाल हो रहा है।
दिस इज वन रॉन्ग सेंटेंस एमंग दीज सेंटेंस, मतलब ढेर सारे सेंटेंस हैं उसमें से एक सेंटेंस रॉन्ग है। यानी जहां ढेर सारी चीजें होती हैं और किसी एक की बात की जाए तो वहां पर एमंग का इस्तेमाल होता है। फॉर, फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है? फॉर इज यूज्ड फॉर पर्पस एंड रीजंस। ऑल दिस टॉयज एंड फॉर यू। आई एम लीविंग फॉर मणिपुर टुमारो। विद का इस्तेमाल कहाँ होता है? विद इज यूज टू शो रिलेशन ऑफ टूल्स विद एक्शन। जैसे सी कट्स क्लॉथ विद सीजर, ही इज राइटिंग ए लेटर विद पेन। अब बात करेंगे कंजक्शन की। कंजक्शन क्या होता है? एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंस। देखो सीधा सीधा परिभाषा पूछी जाती कभी कभी कि प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, तो यहाँ पर कंजक्शन की ये परिभाषा। इसके एग्जाम्पल क्या है? बट, फॉर, एंड, एज सुन एज, बिकॉज। सीना एंड रीना आर बेस्ट, आर फास्ट फ्रेंड्स। ही इज पुअर येट ऑनेस्ट। तो ये चीज क्या है? ये है कंजक्शन, एंड और येट। यहां पर क्या है? हेयर एंड जॉइंस टू वर्ड्स एंड कंजक्शन येट जॉइंस टू फ्रेजेस। क्लियर हो गई बात? अब कंजक्शन के काइंड कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, को रिलेटिव कंजक्शन। यहां पर इनके एग्जाम्पल भी साथ में दे रखे हैं। चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कंजक्शन के। कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन है उनको भी देख लेते हैं। जैसे एंड, एंड क्या करता है? दो वर्डों को जोड़ता है, जैसे मोहन एंड हिज फ्रेंड। बट क्या करता है? बट ज्वाइन टू अदर टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट नेचर। ही इज पुअर बट हेल्दी। ठीक है, जो बट होता है वो दो क्लॉज को जोड़ता तो है लेकिन वो अपोजिट नेचर के होते हैं। बिकॉज क्या होता है? बिकॉज ज्वाइन द क्लॉज विद रीजन। अगर किसी में रीजन है तो वहां पर बिकॉज का इस्तेमाल होता है। सी इज अपसेट बिकॉज शी हैज फेल्ड। सो का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां पर कोई रिजल्ट बताया जा रहा हो। आई हैड नो मनी सो आई कुड नॉट हेल्प हिम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरे पास मनी नहीं है इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, तो सो का इस्तेमाल वहां किया जाता है। इफ का मतलब होता है यदि। इफ ज्वाइन दैट क्लॉज दैट रिप्रेजेंट कंडीशन। किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इफ का इस्तेमाल किया जाता है। इफ ही डज नॉट स्टडी ही विल नॉट पास। अनलेस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अनलेस ज्वाइन द क्लॉज दैट रिप्रेजेंट कंडीशन इन निगेटिव फॉर्म। अनटिल का इस्तेमाल होता है जहां पर दो क्लॉज को ज्वाइन किया जाता है और वो एक्सटेंट ऑफ टाइम बताते हैं। अनटिल ही कम बैक आई केप्ट टॉकिंग टू हिज फादर। जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक मैं उसके फादर से बात करता हूँ। ठीक है, तो ये अनटिल हो गया। और क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सो दैट। सो दैट ये क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है किसी रिजल्ट को इंटेंट करता है। ठीक है, ही रन फास्ट सो दैट ही मे रीच ऑन टाइम। एज सुन एज, यहाँ पर एज सुन एज, जस्ट, ये क्या करते हैं? ये ऐसे क्लॉज को जोड़ते हैं जो सडन रिएक्शन ऑफ एक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब तुरंत की एक्टिविटीज दिखाते हैं। जैसे एज सुन एज आई टच्ड हिम ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग विद पेन। ठीक है, आगे देखो दैट। दैट क्या करता है? दैट ज्वाइंस द क्लॉज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ही नोज दैट आई एम अगेंस्ट हिम। वो जानता है कि मैं उसके खिलाफ हूँ। आफ्टर ही एट ऑल द फूड आफ्टर वी हैड गैदर्ड। बिफोर, बिफोर किसको ज्वाइन करता है? एक्सप्रेस एन एक्शन बिफोर अदर एक्शन। बिफोर का मतलब होता है पहले। अगर कोई एक्शन हो रहा है उसके पहले एक्शन अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। नाइदर के साथ क्या इस्तेमाल होता है? नाइदर के साथ नॉर की जोड़ी होती है, याद रखिएगा। नाइदर अगर कहीं लगा है तो नॉर जरूर होगा उसके साथ। नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी, मतलब ना तो वो और ना ही मैं गिल्टी है। आइदर के साथ और का इस्तेमाल होता है, ये जोड़े शब्द होते हैं। नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और। ठीक है, बोथ के साथ एंड का जोड़ा होता है, जहां देख सकते हैं बोथ सुरेश एंड रमेश। ठीक है, अगर बोथ आएगा तो एंड जरूर लगेगा। आगे देखो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो जरूर आता है। सी नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी। क्लियर, नॉट ओनली अगर है तो बट ऑल्सो जरूर आएगा। अब इसके दो इंपॉर्टेंट रूल भी देख लीजिए। हार्डली इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन बिफोर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? स्केर्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन ही कम। हार्डली हैड आई रीच्ड टू स्टेशन व्हेन द ट्रेन कम।
मैं बस पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। ठीक है। रूल 2 है, लेस्ट के साथ सदैव शुड का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फेल, ये आपका एग्जाम्पल आया भी था किसी परीक्षा में, ये डीएलएड के किसी बैच के पेपर में ये प्रश्न आया भी था। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कंजक्शन। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि अफर्मेटिव यानी सिंपल को निगेटिव में चेंज करो, निगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करो, इंट्रोगेटिव को सिंपल में चेंज करो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल को निगेटिव में चेंज करना। सच सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू निगेटिव बाय एडिंग नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं, ही इज़ ए रिच मैन, ये सिंपल है यानी अफर्मेटिव है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो इज के बाद नॉट लगा देंगे, ही इज़ नॉट ए पुअर मैन, ये हो गया निगेटिव। आई एम इनोसेंट, ये हो गया सिंपल टेंस। अब यहाँ पर इसको निगेटिव बनाना है तो एम के बाद, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो एम के बाद नॉट लगा दिया, आई एम नॉट गिल्टी, हो गया निगेटिव, खत्म बात। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर देखो इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। वाइल ट्रांसफॉर्मिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस वी ऐड नॉट इफ द इंट्रोगेटिव इज इन द अफर्मेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव क्या है सेंटेंस, वॉज सी अपसेट विद हिम, तो यहां पर इसका असर्टिव क्या बनेगा, शी वॉज नॉट अपसेट विद हिम। हैज ही नॉट रिटर्न फ्रॉम वर्क येट, ही हैज रिटर्न फ्रॉम वर्क, ये हो गया असर्टिव। अब यहां देखो इंटरचेंज द असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव। इफ द असर्टिव सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव द चेंज शुड बी इन निगेटिव इंट्रोगेटिव, इफ इट इज इन द निगेटिव देन रिमूव द निगेटिव ऑफ द सेंटेंस। जैसे यहां पर असर्टिव क्या होगा, ही वॉज वेरी जेंटल, ये असर्टिव सेंटेंस। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज नॉट ही वेरी जेंटल, आई कांट फॉरगेट यू, ये असर्टिव हो गया। अब इसको इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, ये हो गया इंट्रोगेटिव। क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ चेंज करने वाले प्रश्न। अब आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल कुल मिलाकर दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब अगर इनको हटा दें तो बात करें कुल आर्टिकल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ए एन द। अब जो ए और एन होता है उसे कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो दा होता है उसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हो गई बात। कभी कभी यही पूछ देगा, राइट द टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल के टाइप आपको लिखने पड़ेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो ए और एन को इनडेफिनेट में इस्तेमाल करते हैं और दा को डेफिनेट में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ए और एन इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो भी समझ लो। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी कोई एक चीज है, एक चीज है उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है, दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह किया जाता है। यदि उस नाउन से किसी अनिश्चितता, व्यक्ति, जानवर या का बोध होता हो तो वहां पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ए और एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है जिससे पहले उनका प्रयोग होता है, ना कि उस शब्द की स्पेलिंग पर। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जो वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनके पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमारा और स्टैंड क्लियर होता है कि ए और एन का इस्तेमाल एक्चुअल में होता कहाँ कहाँ है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो हिंदी के स्वर और व्यंजन होते हैं, हिंदी के स्वर जो होते हैं अगर उनसे उच्चारण बन रहा है तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा, और अगर व्यंजन ध्वनि निकल रही है तो वहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन यानी ऑनेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ से शुरुआत हो रही है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा।
अब इसी जगह आप देख लीजिए वन आइड का, जैसे हम लोग बचपन में देखते थे कि AEIOU, तो यहाँ पर देखिए वन आइड आ रहा है, वन, लेकिन यहाँ पर उच्चारण क्या आ रहा है, यहाँ पर उच्चारण आ रहा है वा, यानी व्यंजन, व्यंजन उच्चारण आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ए इस्तेमाल किया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि अगर आपको जिसके पहले भी ए या एन का इस्तेमाल करना है, जैसे यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले इस्तेमाल, तो ऑनेस्ट की बात करेंगे केवल। यहाँ पर वन आइड के पहले इस्तेमाल हो रहा है तो केवल वन आइड की बात करेंगे कि जो वन आइड है उसका उच्चारण कैसा आ रहा है, क्या वो व्यंजन ध्वनि से आ रहा है या स्वर ध्वनि से आ रहा है। तो आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये सब क्या है, ये सब स्वर हैं। व्यंजन क्या है, का, खा, गा, घा, इनके आगे जितने भी होते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे उच्चारण में ध्वनि निकलेगी उसी हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और दा का इस्तेमाल कहाँ होता है, डेट ऑफ मंथ के पहले दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द 5th जनवरी, द 2nd ऑफ अगस्त। बड़े ग्रंथों के पहले दा का प्रयोग करते हैं, द गीता, द वेद, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। आकाशीय पिंड, दिशा या जो दुनिया में केवल एक हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द एयर, द इक्वेटर। मतलब पूरी दुनिया में जो चीज केवल एक है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगा रिवर, द अमेजन, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द ब्लैक सी। इनके पहले द का इस्तेमाल होता है। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहां पर आर्टिकल का उपयोग नहीं होता, स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड का प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इनका पहले आर्टिकल नहीं लगता। यानी ये जितने भी वर्ड दे रखे हैं अगर इनका उपयोग उन्हीं के लिए हो जिसके लिए वो बनाए गए हैं तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे यहां पर ही गोज टू स्कूल डेली, द इंजर्ड बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, यानी जो बॉय इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल ही तो भेजा जाएगा, तो यहां पर हॉस्पिटल के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखो, दिन और महीनों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे ही विल कम ऑन संडे, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। क्लियर, तो यहां पर न जनवरी के पहले लगा है न संडे के पहले द, ए, एन कुछ नहीं लगा। ठीक है, रोमन नंबर्स के साथ ना तो दा का प्रयोग करते हैं ना ही उनके साथ एसटी या एनडी लगाते हैं, जैसे चेक आउट फोर्थ रो अगेन। यहां पर फोर्थ में देखिए ये लिखा है केवल, अगर हम फोर्थ लिखते तो फोर्थ लिखते ये, लेकिन यहां पर अगर रोमन अंक लिख रहे हैं तो यहां पर ना तो टी एच, एन डी, एस टी कुछ नहीं लगाएंगे और ना ही दा का प्रयोग करेंगे। आगे देखो और क्या होता है, कहां कहां आर्टिकल नहीं लगता है। भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे आई नो फ्रेंच, सी कैन नॉट स्पीक तमिल। विषयों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये चीज समझ गए, ना सब्जेक्ट के पहले ना लैंग्वेज के पहले इनके पहले दा नहीं लगता है। उम्मीद करता हूं आर्टिकल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। वर्ब की वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करती है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम प्राप्त करता है, वॉइस कहलाता है। अब वॉइस में दो चीजें होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ काम करता है, जैसे आई डू नॉट स्मोक। यहां पर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट का मतलब होता है करता, करता यानी आई, ये हो गया सब्जेक्ट इस सेंटेंस में। तो आई डू नॉट स्मोक तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर ये कहलाएगा एक्टिव वॉइस। अब यही बात अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रेफर करके कहें तो वो बन जाता है पैसिव वॉइस। जैसे यहां पर देखो, किसी वर्ब को पैसिव वॉइस कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम प्राप्त करता है, जैसे ए लेटर इज रिटन बाय मी। यहां पर क्या होता है, यहां पर सदैव थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और देख लो, जैसे यहां पर देखिए सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव पैसिव जैसे बनाने का प्रयास करते हैं। टॉम क्लीन्स द हाउस, तो इसका पैसिव क्या होगा, द हाउस
इज क्लीन्ड बाय टॉम। यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो सिंपल की ही लग रही है, लेकिन यहां पर जो वर्ब यूज हो रही है वो थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सदैव थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो पैसिव की पहचान भी ऐसे हम कर सकते हैं कि अगर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाय का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। आगे देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देख लो, सरा इज राइटिंग द लेटर। तो इसका क्या होगा, द लेटर इज बीइंग। अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो यहां पर बीइंग लगाना पड़ेगा, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय सारा। क्लियर। इसी तरह यहां देख लो, मे टूरिस्ट हैव विजिटेड द कैसल। द कैसल हैज बीन विजिटेड बाय मेनी टूरिस्ट। अगला देखो, सैम रिपेयर्ड द कार। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय सैम। ये सिंपल पास्ट है। द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग कस्टमर व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। इसका क्या होगा, द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सेल्समैन व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। पास्ट परफेक्ट क्या होगा, जॉर्ज had repaired many cars before he received his mechanic's license. Many cars had been repaired by George before he received his mechanic license. Simple future क्या होगा, someone will finish the work by 5 p.m. तो the work will be finished by 5 p.m. ये हो गया पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या होगा, they will be completed the project before the deadline. The project will have been completed before the deadline. तो ये हो गया आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब बात करें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। अब टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। तो यहां पर देखिए, इंग्लिश में वक्ता के कथन को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, वक्ता के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के कह देना। इस तरीके को डायरेक्ट नरेशन यानी प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, मनु सेज आई एम ए गुड प्लेयर, यानी किसी की बात बताई जा रही है कि मनु सेज आई एम ए गुड प्लेयर। इसी जगह अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन में कहें, यानी वक्ता के शब्दों को परिवर्तित करके अपने शब्दों में प्रस्तुत करना, ऐसा करते हुए वाक्य का अर्थ और उसका संदर्भ नहीं बदलना होता है। इस तरीके को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे मनु सेज आई एम ए गुड प्लेयर, ये हो गया डायरेक्ट। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, मनु सेज दैट ही इज ए गुड प्लेयर, यानी ये हम अपनी भाषा में बता रहे हैं कि मनु ऐसा कहता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यहां पर देख सकते हैं ये आपका कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो भाग होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। मुख्य तौर पर परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में ही किया जाता है, यानी ये बताया जा रहा है कि जो परिवर्तन होता है वो इस वाले भाग में किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं। देखो, अगर सेज है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विल से में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर इसी जगह सेज टू आ जाए, यानी जो आपका डायरेक्ट नरेशन है उसमें अगर सेज टू आएगा तो वो चेंज हो जाएगा टेल्स में। अगर सेड टू आएगा तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और विल से टू आएगा तो वो चेंज हो जाएगा विल टेल में। ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन कौन कौन होते हैं, देखो, सब्जेक्ट जो पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में है ये चेंज होता है। सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये चीज समझ गए। आगे देखें, सेंटेंस के अन्य भागों यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में होने वाले परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को चेंज करने हेतु इन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। नियम 1, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन को प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सब्जेक्ट है तो उसको फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट है तो सेकंड पर्सन के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें नो चेंज। आगे देखिए, नियम 2 क्या है इसका, पर्सनल प्रोनाउन को बदलने के लिए निम्न सारणी को पढ़िए। यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट में आते कौन कौन से, आई वी। ऑब्जेक्टिव इसका क्या बनेगा, ये बनेगा मी अस।
सेकंड में देखिए आता है यू, और इसका जब बदलते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव बनता है यू। थर्ड में आता है ही शी इट दे, तो इसको जब बदलते हैं तो आता है हिम हर इट देम। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन कैसे होता है? डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो चेंज होता है सिंपल पास्ट में। क्लियर हो गई बात? अब जैसे यहां पर एग्जांपल है, आई नेवर ईट एग्स शी एक्सप्लेन्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी एक्सप्लेन्ड दैट शी नेवर एट एग्स। ठीक है, समझ गए बात को? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जो इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वो इज एम आर चेंज किस में हो जाता है, वाज वर्ब में चेंज हो जाता है। देखिए, आई एम वेटिंग फॉर स्नेहा सी सेड, तो यहां पर क्या होगा, सी सेड दैट सी वॉज वेटिंग फॉर स्नेहा। समझ गए? यहां पर आई एम था, तो आई के साथ एम लगा था, लेकिन यहां पर चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा सी वॉज। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ये किस में चेंज होता है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। जैसे यहां पर एग्जांपल है, आई हैव फाउंड ए की, ही सेड दैट ही हैड फाउंड ए की। यानी यहां पर क्या हुआ, ये हैव का हैड हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अच्छा, टेंस में आपको पढ़ा चुका हूं तो ये करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे सी सेड आई हैव बीन राइटिंग फॉर वेटिंग फॉर राम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर राम। यहां पर क्या था, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, तो ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में आपको मालूम है वहां पर लगता है हैड बीन। आगे देखिए, सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट कैसा होता है, आई टुक हिम टू होटल विद मी ही सेड, इसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हो जाएगा ही सेड, ये हो गया दैट, ही सेड दैट ही हैड टेकन हिम टू होटल विद हिम। तो ये चीज समझ गए। चलो आगे देखो, कुछ और करके देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, ये किस में चेंज होता है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होता है। और जो फ्यूचर होता है वो कंडीशनल होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, ये कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, और कंडीशनल तो कंडीशनल में ही रहेगा। अब आगे देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अन्य भाग जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में निम्न परिवर्तन होंगे। यानी जो नाउ होगा वो इनडायरेक्ट में हो जाएगा देन, दीज दोज में चेंज होगा, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को चेंज करेंगे द लास्ट डे या फिर द प्रीवियस डे, दस को हम चेंज करेंगे सो में, विल को वुड में, मे को माइट में, कम को गो में, दिस को दैट में, हियर को देयर में, टू नाइट को दैट नाइट में, शैल का शुड, एगो का बिफोर, और कैन का कुड, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। तो ये सब चेंज करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। आगे देखिए, अब बात करते हैं लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग यानी जो आपके लेटर पूछे जाते हैं, 2 नंबर में हर बार लेटर जरूर आता है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए, इन राइटिंग लेटर यू हैव टू रिमेंबर ए फ्यू पॉइंट, यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ लेटर आर रिटन। यहां पर 2 तरीके के लेटर लिखे जाते हैं, पहला फॉर्मल लेटर और इन एटर्नल लेटर, बट द 2 टाइप्स हैव द फ्यू कॉमन पॉइंट, दे आर फॉलोज। यहां पर क्या है, 2 तरीके के लेटर लिखे जाते हैं, एक तो हो गया फॉर्मल और दूसरा हो गया एक तरीके से कह सकते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल होता है। तो यहां पर इसके कुछ पॉइंट है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं, दिस इंक्लूड योर एड्रेस एंड द डेट, राइट इट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज एंड स्पेल आउट द नेम ऑफ द मंथ टू अवॉइड कंफ्यूजन। पंक्चुएशन एंड द ऑर्डर आर इंपॉर्टेंट इन द हेडिंग। यहां पर क्या है, हेडिंग क्या बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या करना होता है, अपर राइट कॉर्नर में यहां पर क्या करना होता है, यहां पर एड्रेस डालना होता है, डेट डालनी होती है, ये चीज बताई जा रही है। पंक्चुएशन की बात करें, देयर शुड कॉमा आफ्टर द लास्ट लाइन ऑफ द एड्रेस, एड्रेस के बाद कॉमा लगा देना होता है। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ हाउस लिखते हैं, उसके बाद स्ट्रीट लिखते हैं, और फिर उसके बाद टाउन लिखते हैं, फिर स्टेट, और अगर कोई पिन कोड है तो पिन कोड लिख देंगे और डेट डाल देंगे, ये हो गया।
आगे देखो, आगे क्या लिखा है, स्टेप 2 सोल्यूशन, दिस इज द हेलो पार्ट ऑफ द योर लेटर एंड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीटिंग। यानी जो बीच का पार्ट होता है उसमें हम क्या लिखते हैं वो उसके बारे में है। बॉडी में क्या लिखेंगे, हेयर इज वेयर you express thought and ideas, in other words is the reason for writing the letter, start under the solution and inch the left edge or page। यानी ये सब वही चीज है जो बीच की बात बताई जा रही है कि जब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, मान लो कुछ भी लिख दिया, डियर, डियर और अपने दोस्त का नाम या जिसके नाम भी लेटर लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं और फिर ये लिखते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में अगर थैंकिंग यू लिखना है तो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। ये चीज़ क्लियर। आगे देखो लिखा है द क्लोजिंग, दिस इज द गुड बाय पार्ट ऑफ लेटर, यूजुअली वर्ड सच एज योर ट्रूली एंड हैव आर यूज्ड। यानी जो लास्ट में लिखा जाता है योर ट्रूली या योर ओबीडियंटली, जैसे भी जो भी लिखना है वो लास्ट में यहाँ पर लिखा जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, सिग्नेचर कर दिया जाता है। सिग्नेचर कर दो या अपना नाम लिख दो, जो भी लिखना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है टाइप ऑफ लेटर। टाइप ऑफ लेटर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ध्यान दीजिएगा, इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र हम कह सकते हैं, तो वो किसको किसको लिखे जाते हैं, वो फ्रेंड्स को और रिलेटिव को। तो ये पूछा जा सकता है कि इनफॉर्मल लेटर्स किसको किसको लिखे जाते हैं, तो वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। द लेटर शुड बी रिटन इन 3 पार्ट्स, द इंट्रोडक्शन, द बॉडी और द मैसेज एंड द कंक्लूजन। यानी ये 3 पार्ट में लिखा जाता है। सबसे पहले तो इंट्रो दिया जाता है, फिर उसकी बॉडी और फिर लास्ट में कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली ए पर्सनल लेटर, इट इज ए रिप्लाई बिगिंस विद ए सेंटेंस लाइक द फॉलोइंग, I have just received your letter. Thank you so much for writing to me. It was nice to hear from you after such a long time. You will be glad, sorry to learn. This message forms the body of the letter. In it, you say what you want to say to the other person। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इंट्रो में हम क्या लिखते हैं जनरली कि जैसे किसी पत्र का रिप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका पत्र हमें मिला, बहुत अच्छा लगा, और उसके बारे में जो भी रिप्लाई देना है वो रिप्लाई दे देते हैं, वो बॉडी के अंदर आ जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन में क्या आता है, ए पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर एंड्स विद ए पोलाइट विश। यानी कोई विश कर देते हैं कि आपका दिन अच्छा हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो, या जिससे भी संबंधित पत्र लिखा गया उसके बारे में कुछ शुभकामनाएं नीचे दे देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कंक्लूजन का एग्जाम्पल है, होप टू सी यू माई लव एंड गुड विशेस विद बेस्ट रिगार्ड विद लव, देन यू राइट योर अफेक्शनेटली, लास्टली यू शुड पुट योर सिग्नेचर। फिर लास्ट में अपना साइन कर दिया। इसके बाद फॉर्मल लेटर देख लो कैसे होते हैं। फॉर्मल लेटर, लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, placing of orders, acknowledgement of order, making some inquiries, etc. are formal letters. These letters are written to officials, businessmen. ये किसको लिखे जाते हैं, officials या businessmen. They must be brief and to the point। यानी मतलब ये ऐसे लेटर होते हैं, ये बहुत शॉर्ट में लिखे जाते हैं और टू द पॉइंट लिखे जाते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, योर एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, etc. In an application, copies of these should be attached to the main letter in the form of enclosure। यानी ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक तो लेटर्स में कम से कम लिखा जाता है और टू द पॉइंट लिखा जाता है, और उसके बाद उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। Here are some example of formal letter। जैसे एक ये अभी तो ये है इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरफ आपने क्या लिखा है, यहाँ एड्रेस डाल दिया, नीचे डेट डाल दी, और फिर यहाँ से शुरू कर दिया डियर, जो भी नाम अपना लिखना है। उसके बाद जो भी मैटर है क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में लिखते हैं। एक तो पहला ये इंट्रो हो जाएगा, दूसरा इसकी बॉडी हो जाएगी, और तीसरा इसका कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कुछ विश लिख देंगे, होप टू सी यू सून। इसके बाद अपना नाम लिख दिया, योर लविंग, और अपना नाम डाल दिया। ये तो हो गया इनफॉर्मल लेटर। क्लियर। इनफॉर्मल लेटर किसको किसको लिखा जाता है ये भी हमने बताया, फ्रेंड और रिलेटिव को लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर, और जो फॉर्मल लेटर होता है वो लिखा जाता है ऑफिशियल और बिजनेसमैन को। चलो अब फॉर्मल लेटर का एक प्रारूप देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू, और उसके बाद जिसको लिख रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर इलाहाबाद, जो भी जिसको भी लिख रहे हैं
किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं। इसके बाद सर, और मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर will be solemnized on 10 June 2015, so I need sugar for the function. I therefore request you to issue me a permit for 60 kg of sugar. I shall be much grateful for your act of kindness. यहाँ पर डाल देंगे डेट और यहाँ पर लिख देंगे योर फेथफुली, या अपना जो भी लिखना है, अपना नाम और एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये फॉर्मेट आपने देख लिया। फिर बॉडी तो आपको अपने आप से ही डिसाइड करके लिखनी, जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। आपके भाई या बहन की शादी है तो आप अपने दोस्त को एक लेटर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये हमें बताइए कि अगर फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो कौन सा लेटर लिखा जाएगा, फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर? नीचे कमेंट में हमें बताइए फ्रेंड को लिखने वाला लेटर कौन सा होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो आगे देखिए इसमें कैसे लिखेंगे। माय डियर, सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, डेट डाल देंगे। ये इनफॉर्मल लेटर की बात है जो फ्रेंड और रिलेटिव को लिखे जाते हैं। सबसे ऊपर एड्रेस दाई तरफ और फिर उसके बाद डेट, और यहाँ पर लिखेंगे माय डियर अशोक, या फिर जिसको भी लिख रहे हो, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर विल बी हेल्ड ऑन 7 अप्रैल 2020, जो भी है। द यूथ इज ए डॉक्टर एंड बिलोंग्स टू ए रिस्पेक्टेड फैमिली ऑफ आगरा। The marriage will be solemnized the same night 9:30 p.m. So I request you to be with us on the festive occasion. My parent will also feel pleasure to see you here. I hope you will not be disappoint me. Hoping to meet you, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ विश जरूर डालनी है, ठीक है। और उसके बाद योर सिंसियरली या योर फ्रेंड या जो भी योर लविंग, जो भी लिखना है वो यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक एप्लीकेशन और देखो, ये है एप्लीकेशन, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एड्रेस। यहाँ पर देखिए बीटीसी 2018 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। सबसे पहले देखो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वहाँ पर टू से शुरुआत करते हैं और जिसके नाम लिख रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सर या मैडम जो भी है, उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली से। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई कम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली। माई फादर इज ए प्यून इन ए प्राइवेट फर्म। ही गेट्स ए मर्ज सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ। He has a large family to feed. He is unable to pay my fee. I request you very humbly to grant me full freeship. यानी यहाँ पर प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशन लिखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, मेरे पिताजी 3000 रुपये में प्राइवेट फर्म में एक चपरासी के पद पर कार्यरत हैं और हमारी एक बड़ी फैमिली है पालन पोषण करने के लिए, इसलिए हम आपकी फ़ीस देने में असमर्थ हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो पूरी फीस है वो माफ़ कर दी जाए। लास्ट में यहाँ पर डेट डाल देंगे और यहाँ पर जब प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, मतलब टीचर के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा योर ओबीडियंटली, यानी आपका आज्ञाकारी। आगे देखो, अब यहाँ पर कंपोजिशन आपका आता है 2 नंबर में, तो या तो 50 वर्ड में आ जाएगा या तो 30 वर्ड में आ जाएगा। तो जैसे भी आए तो आपको अपने शब्दों में उससे संबंधित लिख देना है। ज़्यादातर कंपोजिशन में जो लोग लिखते हैं कि अगर सही लिखा है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सही लिखा है, तो मान के चलो 2 में 2 नंबर आसानी से एग्जामिनर दे देते हैं। राइट ए कंपोजिशन ऑन माय आइडियल टीचर इन अबाउट 50 वर्ड्स, पॉइंट आर गिवन बिलो टू डेवलप इट। मतलब 50 शब्दों में कंपोजिशन लिखना है माय आइडियल टीचर पर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसकी एजुकेशन, नेचर एंड बिहेवियर, हिज टीचिंग स्किल एंड हॉबी और कंक्लूजन। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, आपको पॉइंट तो पहले ही दे रखे हो, तब तो करना बेहद आसान हो जाता है। यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले दे दो, जैसे यहाँ पर देखिए दे रखा है, ए टीचर ऑलवेज प्ले ए रोल ऑफ कैंडल विच बर्न इटसेल्फ टू इल्यूमिनेट अदर्स। टीचर ऑल्सो वर्क हार्ड टू मेक हिज स्टूडेंट एबल टू विन इन कॉम्पिटिशन वर्ड, दैट्स वाई ही बिकम द आइडियल ऑफ हिज स्टूडेंट। मिस्टर अग्रवाल इज माई आइडियल टीचर, ही इज डबल पोस्ट ग्रेजुएट विद PhD. He is very cool and sympathetic. His behavior is always good towards student. I like his teaching method which is matchless. He likes teaching is a passion for him. I like Mr. Agarwal very much. मतलब
क्या है इसमें, टीचर के बारे में पहले थोड़ा इंट्रो दे दिया, फिर उनकी पढ़ाई के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद क्या उनका नेचर कैसा है ये बता दिया, उनकी टीचिंग स्किल कैसी है ये बता दिया, और फिर लास्ट में कंक्लूजन दे दिया कि मैं उन्हें बहुत सम्मान देता हूँ, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये सब लिख के खत्म कर दिया। यहाँ पर आपको इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर कोई रोक नहीं सकता। चलो अब बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की। देखो एंटोनिम्स आता है हर बार, 1 नंबर का एंटोनिम्स पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट दे रखी है, अगर उसमें से आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपने ये सब याद कर लिया तो ये मान के चलिए आपके आगे के लिए भी काम आएगा। यहाँ पर देखिए एंटोनिम, एबव का होता है एंटोनिम बिलो, कॉमन का एंटोनिम होता है रेयर या फिर अनकॉमन, एब्सेंट का होता है एंटोनिम प्रेजेंट, क्लेवर का होता है स्टूपिड। आगे देखिए, एक्सेप्ट का होता है रिजेक्ट, क्रूएल का होता है काइंड, एग्री का एंटोनिम होता है डिफर, क्रिएट का एंटोनिम होता है डिस्ट्रॉय। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द। एलाइव का होता है डेड, क्रूड का होता है रिफाइंड, जैसे आपने सुना होगा ना क्रूड आयल। एंशियंट का होता है मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक। डेथ का होता है बर्थ, अराइवल का होता है डिपार्चर, डीप का होता है शैलो, अट्रैक्ट का होता है रिपेल, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, रिपेल मतलब अनाकर्षित करना यानी एक दूसरे से दूर भागना। डिफिकल्ट का होगा इजी, एडवांस का होगा रिट्रीट, डिफरेंट का होगा सिमिलर, आर्टिफिशियल का विलोम होगा नेचुरल, ड्राई का विलोम होगा वेट, ड्राई मतलब सूखा और वेट मतलब गीला। ऑलवेज का नेवर होगा, डिलीजेंट का होगा लेजी, अपीयर का होगा डिसअपियर, डिपॉजिट का होगा विड्रॉ। डिपॉजिट मतलब सुना होगा आपने मनी डिपॉजिट करना, और विड्रॉ का मतलब होता है निकाल लेना। अलाउ का डिसअलाउ, अर्ली का लेट, बाय का सेल, एनिमी का फ्रेंड, एनिमी मतलब शत्रु और फ्रेंड मतलब मित्र। बॉटम का होता है विलोम टॉप, एम्प्टी का होता है फुल, एम्प्टी मतलब खाली और फुल मतलब भरा। बैड का होता है गुड, एक्सपोर्ट का होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब सामान को एक्सपोर्ट करना मतलब बाहर भेजना, और इंपोर्ट का मतलब सामान को अपने देश में मंगाना या अपने राज्य में मंगाना जो भी हो। बैरन का मतलब फर्टाइल, एनकरेज का मतलब डिस्करेज, ब्लंट का मतलब है शार्प और फॉल्स का मतलब है ट्रू। ब्रॉड का होगा विलोम नैरो, फार का विलोम होगा नियर, ब्यूटीफुल का विलोम होगा अगली, फुलिश का विलोम होगा वाइस। बिटर का विलोम होगा स्वीट, फेल का होगा पास, ब्राइट का विलोम होगा डल, फ्रीडम का होगा स्लेवरी। ब्रेव का होगा विलोम कावर्ड, जनरल का विलोम होगा पर्टिकुलर, चीप का विलोम होगा कॉस्टली, गिल्टी का विलोम होगा इनोसेंट। क्लीन का विलोम, गेस्ट का विलोम होगा होस्ट, परमानेंट का विलोम होगा टेम्परेरी, ग्रेट का विलोम होगा स्मॉल, हाई का विलोम होगा लो, होप का विलोम होगा डिस्पेयर, और प्लेजेंट का विलोम होगा अनप्लीजेंट, पनिश का विलोम होगा रिवॉर्ड, प्रॉफिट का विलोम होगा लॉस। हेल्दी का विलोम होगा अनहेल्दी, पंचुअल का विलोम होगा लेट, हेट का विलोम होगा लव, पब्लिक का विलोम होगा प्राइवेट। हैवी का विलोम होगा लाइट, यूज का विलोम होगा मिस यूज, ऑनेस्ट का विलोम होगा डिसऑनेस्ट, यूनिट का विलोम होगा सेपरेट। हम्बल का विलोम होगा प्राउड, विक्ट्री का विलोम होगा डिफीट, हेस्ट का विलोम होगा डिले, वैक का विलोम होगा क्लियर। आगे देखिए, लेंड का होगा बोरो, और वर्चू का विलोम होगा वाइस, लिक्विड का विलोम होगा सॉलिड, वीक का एंटोनिम होगा स्ट्रॉन्ग, मॉर्टल का होगा इमॉर्टल, विन का विलोम होगा लूज, मैस्कुलिन का विलोम होगा फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर वगैरह पढ़े होंगे आपने। वेट का होगा ड्राई। आगे देखिए, मेजर का विलोम होगा माइनर, वाइड का नैरो, मास्टर का सर्वेंट, रिटन का ओरल, मेजॉरिटी का माइनॉरिटी, वॉर का पीस, नॉर्मल का एबनॉर्मल, और यंग का विलोम होगा ओल्ड। अब ये चीज समझ गए। अब बात कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आपने देखा होगा कि पिछली 2-3 बार से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जा रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखो, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो भगवान में विश्वास रखता है उसे कहते हैं थीस्ट। द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट, ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट यानी साल में जो एक बार आती है डेट, एनिवर्सरी। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ढेर सारे ऐसे लोग जो श्रोता, जो सुनने वाले लोग हैं उन्हें कहेंगे ऑडियंस। वन हु प्लेज द प्लेजर एमेचर,
आगे है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ, ये कहलाती है ऑटोबायोग्राफी, यानी अपने बारे में कुछ लिखना, वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। द साइंस ऑफ ए प्लांट लाइफ, इसे कहते हैं बॉटनी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय अनदर बायोग्राफी, यानी अगर खुद लिखी है तो वो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, अगर किसी और ने लिखी है तो वो हो जाएगा बायोग्राफी। ए पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज एन अदर कंटेम्प्रेरी, done without any preparation, extempore. One who believes in fatalist. A room containing many books, library. A period of 100 year, century. आगे देखो, a period of 2 weeks, इसको क्या कहते हैं, fortnight. Resulting in death, इसे कहते हैं fatal. One who makes a powerful public speech, इसे कहते हैं orator. 16 देखिए, दैट विच लिव्स ऑन अनदर पैरासाइट हैपनिंग एट द सेम टाइम साइमल्टेनियस, यानी एक साथ कोई घटना हो रही तो इसे कहेंगे साइमल्टेनियस। ए लिस्ट ऑफ बुक, इसे कहेंगे कैटलॉग। ए प्लेस फॉर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, यानी डेड बॉडीज को दफनाने की जगह सेमेट्री। ऑफ और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन। गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र, यानी लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, उसे कहते हैं लोकतंत्र, जैसे भारत में चलती है लोकतंत्र। कॉन्ट्रेरी टू लॉ, इसे कहते हैं इलीगल। बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, इसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। ए प्ले दैट एंड इन डेथ, इसे कहते हैं ट्रेजिडी। ए लाइट एम्यूजिंग ड्रामा और प्ले, इसे कहते हैं कॉमेडी। वन हु टेक्स ए ब्राइट व्यू ऑफ थिंग, इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। वन हु टेक्स ए डार्क व्यू ऑफ थिंग, इसे कहते हैं पेसिमिस्ट, यानी कोई व्यक्ति जो किसी घटना का डार्कनेस देखता है उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, और जो किसी घटना का ब्राइट व्यू देखता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पोस्टमस। ए पीस ऑफ राइटिंग बिफोर इट इज पब्लिश्ड, मैनस्क्रिप्ट। वन हु स्पीक फॉर अदर, स्पोक्समैन। परफॉर्मिंग वर्क विदाउट पे, इसे कहते हैं ऑनरेरी। गवर्नमेंट कैरीड ऑन बाय एन ऑब्सोल्यूट रूलर, इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, यानी तानाशाही। डेट विच कैन नॉट बी रीड, इलेजिबल। वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, इसे कहते हैं इलिटरेट। 35 नंबर देखिए, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, मतलब जिसे सुना नहीं जा सकता। ए चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड, उसे कहते हैं ऑर्फन, जिसे अनाथ कहते हैं। अ वोमन हुज हस्बैंड इज डेड, विडो। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, विडोवर, यानी ये होता है विधवा वाला और ये होता है विधुर वाला, ठीक, विधुर। आगे देखिए, वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल और प्लांट फूड, वेजिटेरियन। साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल, इसे कहते हैं जूलॉजी। सब्जेक्ट टू दैट, इसे कहते हैं मॉर्टल। गवर्नमेंट बाय ए किंग, इसे कहते हैं मोनार्ची, जैसे गवर्नमेंट बाय पीपल होता है वो कहते हैं डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ए किंग, जहां पर राजशाही चलती है वहां कहते हैं मोनार्की। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, जिसे हम लोग कहते हैं नास्तिक, उसे कहते हैं एथिस्ट, ठीक है। वो था थीस्ट, जो भरोसा करता है भगवान के ऊपर उसे कहते हैं थीस्ट, ये वाला थीस्ट। और अगर कोई भरोसा नहीं करता है तो उसे कहते हैं एथिस्ट। ए क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस, पेंसिया। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मीजरिंग टेम्परेचर, इसे कहते हैं थर्मोमीटर। तो ये चीज आपने समझ ली। लगभग डीएलएड 4 सेमेस्टर के कोर्स में लगभग इतना है। तो अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि आपके 20 नंबर तक तो आ ही जाने। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई समस्या है किसी और भी सब्जेक्ट में तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह के आगे वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।